को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। एक चीज और क्लियर कर दूं कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु, अनुमति हेतु, उनकी स्वीकृति हेतु वो संरक्षित कर सकता है, रोक सकता है। ये चीज क्लियर कर दूं आपको। अब अगला है राष्ट्रपति महोदय की वित्तीय शक्तियां। विधायी शक्तियां हो गई, अब वित्तीय शक्तियों की बारी है। वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में बड़े ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने समय दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण रखवाता है राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख, राष्ट्रपति महोदय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार के उस वर्ष के आय व्यय का विवरण रखवाते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 112। थोड़ा लोटा में पानी चाहिए। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति महोदय प्रत्येक संसद के प्रारंभ होने के दोनों सदनों के प्रारंभ में ही दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के आय व्यय का विवरण रखवाते हैं। भैया ये आय है, ये व्यय है भारत सरकार के। आप प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ होने पर आप दोनों सदनों में विवरण रखिए। उनकी आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं। कोई भी धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक अथवा अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी आज्ञा के। भारत की आकस्मिक निधि पर उनका नियंत्रण होता है। आकस्मिक व्यय के लिए वह इस निधि से धन दे सकता है, जिसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। कोई आकस्मिक व्यय भारत सरकार पे आता है तो वो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को धन दे सकते हैं, जिसकी बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। उन्हें एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग नियुक्त करने का। वित्त आयोग नियुक्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग जिसकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। वित्त आयोग राज्यों की आर्थिक सहायता करना, करों के आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वित्त आयोग राज्यों की आर्थिक सहायता करता है, करों की आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। आयकर की राशि को केंद्र और राज्य सरकारों में बांटना, पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति महोदय की शक्तियों में आएगा न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां
न्यायिक शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपति महोदय को न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति, और क्षमादान 3 मामलों में है। पहला, जब सैनिक न्यायालय द्वारा किसी को दंडित किया गया हो, एक बात हो गई। दूसरा, जब मृत्युदंड का मामला हो, प्राणदंड का मामला हो। तीसरा, जब संघीय विषयों को लेके अपराध के संदर्भ में कोई दंड दिया गया हो। 3 बातें हैं। पहला, जब दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा, संघीय विषयों से संबंधित विषय पर अपराध के लिए दिया गया हो। तीसरा, मृत्युदंड के संदर्भ में। राष्ट्रपति महोदय को किसी का दंड कम करना, क्षमा करना, माफ करना, सर्व क्षमा का अधिकार है। परंतु सर्व क्षमा करते समय उन्हें संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। सर्व क्षमा करते समय संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, यह ध्यान देना है। और जो भी वो क्षमा का कार्य करेंगे वो सब मंत्रिमंडल के परामर्श पे करेंगे। ये तो बात पहले ही क्लियर हो गई है, वो बार बार कहने की जरूरत है नहीं। मैं समझता हूं कि बार बार दोहराना भी ठीक नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो ये है न्यायिक शक्तियां। अब आगे और न्यायिक शक्तियां हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक शक्ति है कि राष्ट्रपति महोदय को माननीय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार है। परामर्श का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा जुडिशरी है। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार है। आर्टिकल 143। यह भी मैं क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और यह भी क्लियर कर दूं कि राष्ट्रपति महोदय भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक मामला था, और मामला अदालत में था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला। राष्ट्रपति महोदय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि यहां मंदिर था कि मस्जिद। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है, लिहाजा हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ अनुच्छेद 224 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 उच्चतम न्यायालय तथा 217 तो अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 224 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 224 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी करते हैं तथा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अप्रूवल करते हैं। इसी के साथ साथ अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करना है तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 145 के तहत
किए जाने वाले न्यायालय की प्रोसेस पद्धति प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अनुमोदित करते हैं, अप्रूवल करते हैं। तो यह भी हो गया इनका। अब महत्वपूर्ण है राज्यों से संबंधित अधिकार। राज्यों से संबंधित अधिकार, बहुत अधिकार हैं भारत के राष्ट्रपति को, बहुत ज्यादा। राज्यों से संबंधित अधिकार, राज्यपाल को अधिकार है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख लें। कोई भी विधेयक किसी राज्य के विधानमंडल ने, विधानसभा ने पास किया है तो राज्यपाल को अधिकार है, क्योंकि राज्यपाल का पद ही इस नाते बनाया गया था कि केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में वो देखें कि कहीं राज्य की सरकार संविधान के विरुद्ध तो नहीं चल रही है। तो राज्यपाल को अधिकार है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कोई भी विधेयक सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई राज्यों का विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने से है, यदि राज्य का विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने से है, या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है, या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जिसे संसद ने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दिया है। संसद कुछ विषयों को लेकर घोषित कर दिया कि ये वस्तु बहुत जरूरी है जीवन चलाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बिना लोगों का जीवन चलना मुश्किल है। ऐसा संसद ने जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं को के संदर्भ में घोषित कर दिया है। संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित किए गए वस्तु पर कर लगाना हो तो ऐसा विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा। तो ऐसा विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा। राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकार अस्वीकार कर सकते हैं या विधानमंडल को पुनः भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे विधेयक हैं, कुछ विशेष प्रकार के विधेयक ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे यदि कोई संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। राष्ट्रपति को की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद ऐसा कोई विधेयक संसद में नहीं ला सकती है। यानी संसद में प्रस्तुत करने के पहले कोई ऐसा कर जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना होगा, एक चीज। दूसरा, राष्ट्रपति किसी राज्य को संघ सरकार के भी विषयों से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि संघीय सरकार के ऐसे विषयों से संबंधित कुछ कार्य राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। यानी राज्य सरकार को संघ सरकार का भी कुछ कार्य सौंप दें कि भैया लीजिए, यह संघ सरकार का कार्य है लेकिन आपको करना है, जो वास्तव में संघ की कार्यपालिका के हों। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियां हैं। अन्य शक्तियां, राष्ट्रपति शासन को बढ़िया चलाने के लिए, बेहतर चलाने के लिए मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए कुछ नियम बना सकते हैं। कुछ कार्यों को उनको बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए, बांटने के लिए कुछ नियम बना सकते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग की कार्रवाई रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करवाते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं चुनाव आयोग की कार्रवाई रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करवाने का दायित्व भी राष्ट्रपति के ऊपर है।
राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें, पदावधि इत्यादि के विषय में भी नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण यदि किसी सदस्य की सदस्यता के लिए उचित है, अनुचित है, योग्य है, अयोग्य है, इस प्रश्न का निर्णय भी राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयोग के परामर्श से करते हैं। यानी संसद सदस्यों के निर्वाचन में यदि कोई अयोग्यता का प्रश्न आता है, कोई उनके निर्वाचन संबंधी कोई त्रुटि प्रक्रिया का प्रश्न आता है, तो उसका निर्णय भी राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयोग के परामर्श पे करते हैं। आर्टिकल 103 103। इसके साथ साथ अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण स्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए भी कुछ विशेष नियम बना सकते हैं। जय हिंद। अगला वीडियो में